हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने चार्ज के बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज अपन उससे आगे का जो चार्ज के गुण धर्म है उसके बारे में पढ़ने वाले। तो अपने को इस चैप्टर में चार्ज की कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अपन को ध्यान में रखना है। तो 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने को इंपॉर्टेंट हैं, जो ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, उसमें योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता के गुण से मतलब ये हुआ कि अपन इसका सिंपल एडिशन या बीजगणितीय योग अपन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्जों का अपन क्या करेंगे, सिंपल एडिशन या इसमें एडिटिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जैसे अपन कंसिडर करें कि मान लें कि एक अपन विलगित निकाय लेते हैं। क्या लेते हैं? विलगित निकाय लिया, विलगित निकाय लिया। इस विलगित निकाय में बहुत सारे चार्ज ले लिए अपने। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, और इस प्रकार से इसमें कितने चार्ज हैं? Qn चार्ज हैं। तो योज्यता का गुण क्या कहता है? आवेश के योज्यता का गुण ये कहता है कि इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? कुल आवेश या निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश Q नेट बराबर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है इसे आवेश का कौन सा गुण कहते हैं? योज्यता का गुण कहते हैं। यानी कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उन सभी उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? योज्यता का गुण कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने देख ली। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी अपन देखें कि विद्युत आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अब संरक्षित होने से क्या मतलब हुआ? संरक्षित होने से मतलब ये हुआ कि अपन कोई भी निकाय ले, यानी कि निकाय का जो कुल आवेश होता है, निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होगा। हमेशा क्या होता है? नियत होता है। और निकाय भी कैसा होना चाहिए? विलगित निकाय होना चाहिए। कैसा निकाय होना चाहिए? विलगित निकाय होना चाहिए। यानी किसी भी विलगित निकाय का नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि उस निकाय के अंदर के जो पार्टिकल है उनका चार्ज क्या हो सकता है? बदल सकता है, लेकिन उस निकाय का या उस सिस्टम का पूरे का जो नेट चार्ज होगा वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि आवेश जो होता है उसको अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं तथा आवेश को न ही नष्ट कर सकते हैं। तो यहां से अपन ये चीज लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। किया जा सकता है। यानी कि आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। यानी कि आवेश को अपन न उत्पन्न कर सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें कि जैसे मान लो कि अपने पास एक बॉक्स लिया, अपने क्या लिया? एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स के अंदर +2 चार्ज, उसके बाद में -1 चार्ज और अपन ने +3 चार्ज लिया। ठीक है। अब इसको अपन ने क्या किया? अपन ने इस बॉक्स को अपन ने या इस सिस्टम को अपन ने क्या किया? हिलाया। ठीक है ना। तो हिलाने के बाद अपन ने देखा कि इसके अंदर जो चार्ज है, इंडिविजुअल जो चार्ज है, इसके ऊपर आ गया -2 और इसके ऊपर आ गया मान लो +1 और ये हो गया Q। तो अपन से अगर पूछे कि इस तीसरे चार्ज का मान या इस Q का मान कितना होगा, तो अपन आवेश संरक्षण से क्या होगा कि इसका जो नेट होगा, यानी कि इसका जो नेट चार्ज है, इसका नेट और इसका नेट आपस में क्या होंगे? यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो देखो इसको ऐड करें तो +2 -1 +3, तो इसका मान कितना आया?
इसका मान आया कितना, प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान भी कितना आना चाहिए, इस पूरे सिस्टम का भी नेट चार्ज कितना आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। तो इसको अगर अपन ऐड करें तो माइनस का 2, प्लस का 1 और प्लस का Q, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस Q हो गया। अब यहां से Q की वैल्यू अपन कितनी लिख सकते हैं, Q बराबर कितना लिख सकते हैं, प्लस का 4 और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका, प्लस का, तो Q बराबर कितना हो गया, प्लस का 5। इसका मतलब यहां पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा अपने को प्लस का 5। अब देखो ऐड करके देखते हैं, प्लस का 5 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 6 और प्लस के 6 में से कितने गए, माइनस के 2, तो कितने बचे, प्लस का 4। तो अपन ने यहां पे देखा कि जितना चार्ज, नेट चार्ज, इस सिस्टम का नेट चार्ज, इसका भी कितना प्लस का 4 है, इसका भी कितना है प्लस का 4। लेकिन अपन ने ये देख लिया कि इनके इंडिविजुअल चार्ज हैं वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आवेश संरक्षण के नियम से अपन ने ये चीज क्लियर हो गई अपनी कि किसी भी निकाय का कुल जो चार्ज होगा हमेशा नियत रहेगा, यानी कि इसको अपन न पैदा कर सकते हैं न इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल रूप के जो अंदर पार्टिकल है उनके चार्ज क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं कि जैसे मान लो एक अपन ने लिया सिल्क का टुकड़ा लिया और एक अपन ने ले ली प्लास्टिक की छड़ ले ली, प्लास्टिक की छड़ अपन ने ली। तो जैसे मान लो कि अपन ने इनको रब नहीं किया, तो रब नहीं किया तो इन दोनों के पास दोनों की दोनों क्या हैं, उदासीन। तो नेट चार्ज इसका कितना हो गया, 0 हो गया। अब अपन ने क्या किया, इनको रब किया, तो रब करने पे क्या होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो रब करने के बाद में भी यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो आवेश संरक्षण के नियम से या आवेश की जो दूसरी प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षण या आवेश एक संरक्षित राशि होती है, उससे अपन को यह चीज क्लियर हो गई कि आवेश जो है वो हमेशा क्या रहेगा, किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा नियत रहता है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर के जो कण हैं उनका जो आवेश है वो क्या हो सकता है, बदला जा सकता है या बदल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब हुआ, आवेश के क्वांटीकरण से मतलब ये हुआ, क्वांटीकरण का मतलब ये हो गया कि अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मान लो वो अगर अपने को फिक्स अमाउंट में क्या हो, फिक्स अमाउंट में उपस्थित हो, फिक्स अमाउंट में उपस्थित हो। फिक्स अमाउंट में उपस्थित होने का मतलब ये हुआ कि अगर अपने को उसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू पे अगर जाएं तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, उससे कम वो नहीं हो सकता। कि जैसे मान लो कि अपन मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अपने को पेन खरीदने, तो पेन खरीदने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, कम से कम अपन कितने पेन खरीद सकते हैं, 1 पेन खरीद सकते हैं, उसके बाद 2 खरीद सकते हैं, उसके बाद में 3 खरीद सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपन आधा पेन ले लें, 1.5 पेन ले लें, 2.5 पेन ले लें, तो ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर जो उपस्थित कुल आवेश होता है वो आवेश की एक न्यूनतम निश्चित मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूनतम निश्चित पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल जो आवेश होता है, नेट जो चार्ज होता है, वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और इस न्यूनतम निश्चित मान को निश्चित मान को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा का मतलब क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, मूलभूत चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। मूलभूत आवेश का मतलब, क्वांटा का मतलब क्या हुआ कि इससे और छोटा चार्ज नहीं हो सकता, इससे और छोटा चार्ज नहीं हो सकता। और इसका जो मान है, इस क्वांटा का मान किसके बराबर होता है, इस आवेश के क्वांटा का मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के
बराबर होता है। यानी कि अपन यहाँ से क्या ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि अपने को ये पता है कि जनरली कोई भी बॉडी होती है तो वो उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है। अगर उसको अपन को चार्ज करना है, कि जैसे मान लो उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, धनावेशित करना है, तो अपन क्या करेंगे, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे। तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होने से क्या होगी, उसमें धनावेश आ गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसी प्रकार से किसी वस्तु को अपने को ऋणावेशित करना है, ऋणावेशित करना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो उसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को बाहर दे रहे हैं। तो अपन कम से कम, यानी कि कम से कम अपन कितना चार्ज उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम, उस मिनिमम से मिनिमम निश्चित न्यूनतम मान को अपन आवेश का क्वांटम, आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और उस क्वांटा का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अपन कम से कम किसी वस्तु को कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो अपन एक इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपन ने आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपन ने 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपन ने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और इस इलेक्ट्रॉन को अपन और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये विलगित निकाय में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को क्या रखनी है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विलगित निकाय में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट या फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो इसका मतलब समझते हैं कि पूर्ण गुणज के बराबर कैसे होता है। तो जैसे मान लो अपन ने कंसीडर किया कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो किसके बराबर है, कैपिटल क्यू के बराबर है। किसके बराबर है, कैपिटल क्यू के बराबर। अब कैपिटल क्यू के बराबर है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस NE लिख सकते हैं। हमेशा किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होगा वो इस रूप में अपने को देखने को मिलता है, यानी कि Q क्या होगा यहां पे, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N क्या है, आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या, यानी कि n का मान क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होता है, n का मान होल नंबर होगा, यानी 0 1 2। यानी कि अपन को अगर कोई पूछे कि अपन कितने इलेक्ट्रॉन या कितने आवेश अपन किसी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम अपन कितना कर सकते हैं, प्लस माइनस E कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा कितना कर सकते हैं, 2E कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कितना कर सकते हैं, 3E कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कितना कर सकते हैं, 4E कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने को ये किस में नहीं मिलेगा, ये अपने को दशमलव में नहीं मिलेगा। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि EY2 अपन ने कर दिया, 2Y3E कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो बात अपने दिमाग में ये आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन से कम आवेश क्या इस नेचर में उपस्थित नहीं है, क्या इलेक्ट्रॉन से कम आवेश इस नेचर में उपस्थित नहीं है। तो इसका जवाब होगा कि इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल भी अपनी जानकारी में हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जिनको अपन कहेंगे क्वार्क पार्टिकल कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। तो इसका मतलब अपने दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश उपस्थित है तो अपन यहां से आवेश के क्वांटा के रूप में इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लेते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा कि अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय में क्या कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं ये विलगित निकाय में स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपन फंडामेंटल जो चार्ज या एलिमेंट्री जो चार्ज लेते हैं वो क्वार्क पार्टिकल को न लेके किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। किसको लेते हैं,
इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वार्क पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज उपस्थित होता है। तो देखो बहुत सारे क्वार्क पार्टिकल अपने को ज्ञात हैं, तो जैसे अपन इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। तो कुछ एक 6 क्वार्क पार्टिकल वो अपने को ज्ञात हैं। जैसे अपन ने पहला लिया अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क, हो गया। तीसरा अपना हो गया स्ट्रेंज क्वार्क, और चौथा अपना हो गया मान लो चार्म क्वार्क, और पांचवा हो गया टॉप क्वार्क, और छठा हो गया बॉटम क्वार्क। ठीक है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अपने लिए इंपॉर्टेंट अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब अप क्वार्क जो होते हैं उनके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है +2EY3 होता है, और जो डाउन क्वार्क होते हैं उसके ऊपर कितना होता है? -EY3 होता है। क्या होता है? EY3। अब ये वाले अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए सिर्फ कौन से इंपॉर्टेंट हैं? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपने देखो फंडामेंटल 3 पार्टिकल चलते हैं। कौन से चलते हैं? एक चलता है अपने इलेक्ट्रॉन, एक कौन सा चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। एक कौन सा चलता है? प्रोटॉन चलता है। एक क्या चलता है अपना? न्यूट्रॉन चलता है। क्या चलता है? न्यूट्रॉन चलता है। अब देखो यहां पे अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्या प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को विभाजित किया जा सकता है? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभाजित किया जा सकता है? तो हां, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभाजित किया जा सकता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभाजित जब किया जा सकता है तो ये किससे मिलके बने होते हैं? तो ये किससे मिलके बने होते हैं? क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखो यहां से अपन एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट समझने वाले हैं कि देखो अपन को स्टार्टिंग में जब अपन एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा कि प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलके बना होता है? वो परमाणु से मिलके बने होते हैं। और परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के बाहर ऑर्बिट में होते हैं, और उसके न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो पार्ट है उसके अंदर होता है एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन एक उदासीन मतलब पार्टिकल के रूप में अपन देखते हैं। तो यहां से अपन क्लियर करेंगे कि न्यूट्रॉन जो होता है उसको अपन उदासीन क्यों बोलते हैं, कि अपन प्रूव करेंगे यहां पे कि उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। और प्रोटॉन के लिए अपन प्रूव करेंगे कि उसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? प्लस की E होती है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने को पता है कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये चीज अपन यहां से क्लियर करेंगे। तो देखो यहां से अपन देख रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे जैसे मान लो अपन बात करेंगे, पहले प्रोटॉन की बात करें। किसकी बात करें? प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन होता है वो किन किन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होता है? प्रोटॉन जो होता है वो 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी कितने क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं? 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो पहला जो प्रोटॉन होता है वो किन से मिलकर बना होता है? 2 तो होते हैं अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, यानी कि UUD से अप डाउन क्वार्क UUD, यानी कि प्रोटॉन जो होता है वो UUD क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं? डाउन अप क्वार्क से। किससे मिलकर बने होते हैं? डाउन अप क्वार्क, यानी कि ये मिलकर बने होते हैं DU से। यानी कि 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल होते हैं, एक क्या होता है अपना अप क्वार्क पार्टिकल। इससे मिलके कौन होते हैं? न्यूट्रॉन बनता है। और अपना प्रोटॉन जो होता है वो अप डाउन क्वार्क। अब यहां से कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन, मेडिकल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? कि उन्होंने पूछा कि प्रोटॉन जो होते हैं वो किन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या कई बार किसका पूछ लेते हैं? न्यूट्रॉन का पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन है वो किन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा
कि अगर प्रोटॉन का पूछे तो अप डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन का पूछे तो डाउन डाउन अप क्वार्क। अब देखो अपन देखेंगे कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो न्यूट्रॉन है वो कितने क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है, 3 क्वार्क पार्टिकल, डाउन डाउन अप। तो इन सभी का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे। तो अपने को चार्ज पता है इनके ऊपर कितना है, यानी कि डाउन क्वार्क के ऊपर माइनस का E/3 और क्वार्क पार्टिकल के ऊपर प्लस का 2E/3 होता है। तो देखो दो कितने हैं, डाउन क्वार्क, एक कितना है अप क्वार्क। तो इनको ऐड करो न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए जब ऐड करेंगे तो माइनस का E/3 माइनस का E/3 प्लस का 2E/3। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया 3, तो 3 एलसीएम लिया, और ऊपर कितना आ गया, माइनस का E तो माइनस का 2E और प्लस का 2E, प्लस का 2E माइनस का 2E क्या हो गया, 0। तो इसलिए ये न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हुआ, 0। क्या ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। उसके बाद में प्रोटॉन का अपन देख लेते हैं। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन के लिए क्या है, अप डाउन क्वार्क। तो अप का मतलब प्लस का 2E/3 प्लस का 2E/3 और माइनस का E/3। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 और प्लस का 4E माइनस का E इक्वल टू कितना गया, ये प्लस का 3E/3। 3 से 3 गया तो कितना बचा, प्लस का E बचा। तो जो चीज़ अपन स्टार्टिंग से आज तक रटते आ रहे थे कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। वो चीज़ भी अपने क्लियर कर ली। और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, प्लस का E होता है। वो चीज़ भी अपन ने क्या कर ली, प्रूव कर ली। ठीक है, तो ये क्वार्क का कंसेप्ट क्या अपना क्लियर हुआ, हो गया क्या क्लियर। हाँ, तो अब अपन 3 प्रॉपर्टी यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मान लो कि अपने पास 2 समान या असमान आवेश हैं। समान का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, और असमान का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो। तो अगर अपोजिट चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव है, असमान अगर आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित। अगर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आकर्षण की प्रकृति। उसके बाद में दूसरा क्या कहता है कि समान आवेश हो। समान आवेश का मतलब या तो क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, या क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थिति में, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं। और इसका रीजन अपन क्या बोल सकते हैं, इंडक्शन के कारण वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को आकर्षित। तो यहां से अपन सिंपली अगर बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब देखो यहां से अगर आपसे पूछे कि आवेश का जो साइंटिफिक जो उसका परीक्षण है वो क्या होगा, यानी कि उसको आकर्षण के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर प्रतिकर्षण के द्वारा। तो यहां से अपन ने देखा कि आकर्षण जो होता है, देखो आकर्षण जो हुआ वो अपोजिट के बीच में तो होता ही होता है, यानी कि विपरीत आवेशों के बीच में तो हुआ, विपरीत के बीच में हुआ। उसके बाद में समान आवेश के बीच में भी क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। उसके बाद में किसके बीच में, एक अगर क्या हो आपका, एक जैसे पॉजिटिव मान लो, एक क्या हो, उदासीन हो, तो भी क्या हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। और एक अगर क्या हो, या एक अगर मान लो उदासीन है और दूसरा भी क्या है, उदासीन है, तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। लेकिन जो प्रतिकर्षण जो होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है, सेम के बीच में। तो इसका जो साइंटिफिक या इसका अच्छे से अगर बोले तो जो आवेश जो होता है उसका परीक्षण अगर अपन कर सकते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हैं, प्रतिकर्षण के द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि वो कोई भी वस्तु चार्ज है या नहीं है। अब देखो कोई भी वस्तु चार्ज है या नहीं है उसका पता अपन किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो उसका पता अपन करते हैं विद्युतदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, विद्युतदर्शी के द्वारा। अब विद्युतदर्शी वो 2 प्रकार का होता है, एक सरल विद्युतदर्शी होता है, एक क्या होता है, श्रवण विद्युतदर्शी। अब श्रवण ये विद्युतदर्शी में अगर एल्यूमिनियम की पत्तियां लगी हों, किसकी पत्तियां लगी हों, एल्यूमिनियम की पत्तियां, तब तो वो क्या हो जाता है, सरल विद्युतदर्शी हो जाता है। अगर उसमें किसकी पत्तियां लगी हों, गोल्ड लीफ लगी हों, तो वो क्या हो जाता है,
श्रवण विद्युतदर्शी हो जाता है। तो किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश का मान नहीं बताएगा, आवेश की प्रकृति को बताने के लिए कि कोई भी वस्तु उदासीन है या वह आवेशित है, तो उसका पता अपन किस यंत्र के द्वारा करते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है, विद्युतदर्शी। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी इस प्रकार से होती है कि इसमें एक कांच का जार होता है और कांच के जार में अपन क्या लगा देते हैं, एक मेटल की क्या होती है, हाँ मेटल की रोड होती है, इसके ऊपर एक घुंडी होती है और यहाँ पे पत्तियां लगी होती हैं। यहाँ पे या तो एल्यूमिनियम की होगी या फिर किसकी होती है, गोल्ड की होती है। किसकी होती है, गोल्ड की। अब अपन क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को इससे टच करवाते हैं, जैसे मान लो कि ये धनावेशित है, जैसे इसको टच करवाएंगे तो पूरा चार्ज इस मेटल की रोड से होता हुआ किस में आ जाएगा, पत्तियों में आएगा। अब दोनों पत्तियां सेम है, यानी कि दोनों पत्तियों पे चार्ज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अगर किसी भी वस्तु को टच कराने पे इन पत्तियों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो आवेशित है। अगर इसकी जो बीच की डिस्टेंस वो अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब वो वस्तु क्या है, उदासीन है। इसका मतलब वो वस्तु क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो अपन ने एक ये प्रॉपर्टी देख ली कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो अपन यहां से क्या ले सकते हैं, किसी वस्तु का आवेश का मान उसके वेग पे निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लो, सपोज कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज है Q। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये दूसरी कंडीशन है, ये हो गई मोशन की कंडीशन और ये कंडीशन किसकी है, रेस्ट की कंडीशन। तो जैसे मान लो कि जब पार्टिकल रेस्ट में है तब उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, और जब वह पार्टिकल किस में आ गया, मोशन में आ गया, तो उसके ऊपर अपन ने कंसीडर कर लिया चार्ज कितना है, Q डैश है। कितना है, Q डैश। तो निश्चरता की प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे जो पार्टिकल है या वस्तु है वो रेस्ट में हो तब भी उसके ऊपर आवेश Q ही रहेगा। अगर उसको अपन उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, उसको डिक्रीज कर दें या रेस्ट पे रखें, कोई भी कंडीशन करें तो उसका आवेश का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q डैश के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, Q डैश के। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, Q विराम अवस्था, यानी कि विराम में जो आवेश का मान होता है वही किस अवस्था में होगा, गतिशील अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, आवेश की निश्चरता कहते हैं। आवेश की निश्चरता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वो उसके वेग पे निर्भर नहीं करता। अब देखो, एक अलग से यहां पे मैं नोट लगा के आपको बता देता हूं। एक होता है अपना स्पेसिफिक चार्ज होता है, ये तो हो गया आवेश, ये तो नॉर्मल आवेश की अपन बात करते हैं। एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को अपन डिनोट करते हैं S से और उसकी वैल्यू होती है Q/m। क्या होती है, Q/m होती है। अब इसका जो मान है वो किस पे निर्भर करेगा, वेग पे निर्भर करता है। इसका मान किस पे निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, वेग पे निर्भर। इसका स्पेसिफिक चार्ज का मान कितना होता है, Q/m, यानी कि विशेष चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज है जो वेग पे निर्भर करता है। लेकिन जनरली जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु का आवेश, वो वेग पे निर्भर नहीं करता। अब देखो, इसका थोड़ा सा अपन कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कि इसमें वेग निर्भर कैसे करेगा, तो इसका रीजन है, इसमें देखो किसका टर्म आ रही है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, वेग पे निर्भर करता है। वेग पे निर्भर करता है। अपन ने देखो पढ़ा था कि m बराबर जो होता है वो क्या होता है, m0/√(1 - v²/c²। ये अपन ने पढ़ रखा है। और यहां से अपन ने देखा कि m जो होता है वो गतिशील कण का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, गतिशील कण का द्रव्यमान होता है। m0 जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट मास होता है। क्या होता है, किसी भी वस्तु का
विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान हो गया। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और वी क्या होती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है या कण का वेग होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो इस फॉर्मूले से अपन ने देखा कि अगर किसी भी कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर या उसके आसपास हो, तो स्पीड को अगर अपन इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, स्पीड को पर अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी क्या, सॉरी, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो उसका मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि कोई दुबला पतला सिंगल हड्डी आदमी हो, तो उसका अगर मास को गेन करना हो तो अपन उसको क्या करते हैं कि वो अगर दौड़ना स्टार्ट कर दे, क्या करना स्टार्ट कर दे, दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो उसका मास क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। उसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो उसका पार्टिकल का मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर वेलोसिटी को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी या वेग पे निर्भर करती है। लेकिन आवेश का जो मान होता है वो वेग पे निर्भर नहीं करता है। तो क्या ये चीज क्लियर हुई है आपकी? हाँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आवेश होगा वहां पे द्रव्यमान होगा। यानी कि ये हमेशा सत्य है कि जहां पे आवेश होगा वो वहां पे क्या होगा, द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश उपस्थित नहीं रह सकता। इसका मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए मास, यानी कि बिना मास के चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मास है वो बिना चार्ज के क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट ए चार्ज। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन उसके पास कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश ही नहीं होता है। तो द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे द्रव्यमान होगा वहीं पर क्या होगा, आवेश होगा, या जहां पे आवेश होगा वहां पे क्या होना जरूरी है, द्रव्यमान होना जरूरी है। तो अपन इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान एग्जिस्ट कर सकता है। बिना द्रव्यमान के द्रव्यमान एग्जिस्ट कर सकता है। और कर सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या भाई, न्यूट्रॉन। इसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रॉन। कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट ए चार्ज। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी अपन ने चार्ज की देखी हैं, कुछ गुण अपन ने देख लिए, 6-7 इसकी प्रॉपर्टी। ये अपने को इस पूरे चैप्टर में या आगे इलेक्ट्रिसिटी पूरा जो पढ़ेंगे अपन, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में अपने को ध्यान में रखनी है। कि सबसे पहले एक बार वापस से 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहले इसमें योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का गुण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी निकाय का कुल जो आवेश होगा वो हमेशा उन जो उसके अंदर आवेश होते हैं उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसके बाद में आवेश जो होती है वो संरक्षित राशि होती है। संरक्षित राशि का मतलब क्या हुआ कि आवेश जो होता है उसको अपन नष्ट कर सकते हैं, नहीं उसको उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। उसके बाद में आवेश का क्वांटीकरण अपन ने पढ़ा। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पे उपस्थित कुल जो आवेश होगा वो हमेशा एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित रहता है। और उस न्यूनतम आवेश को अपन क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं, या फिर इसको एलिमेंट्री चार्ज कह सकते हैं, या फिर इसको मूलभूत आवेश कह सकते हैं। और इस मूलभूत आवेश या इस आवेश के क्वांटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है। फिर अपन ने ये देखा कि अपन मिनिमम जो आवेश लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी अपने को ज्ञात हैं कि जैसे क्वार्क पार्टिकल होते हैं तो +2e/3 और -e/3। लेकिन क्वार्क पार्टिकल के जो चार्ज हैं उनके द्वारा अपन किसी भी वस्तु को क्या नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। जब अपन उन किसी भी वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते हैं तो उसको अपन एलिमेंट्री चार्ज कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए अपन ने देख लिया कि क्वार्क पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट या आइसोलेटेड सिस्टम में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए एलिमेंट्री चार्ज या फिर इसको क्वांटा के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, क्वांटा के रूप में अपन सिर्फ किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अपना क्वार्क पार्टिकल का और जो अपना एलिमेंट्री पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसका दोनों के कंसेप्ट यहां से क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब देखो यहां से एक थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं कि ये जो क्वांटीकरण का जो व्याख्या दी ये एक मिलिकन नाम का साइंटिस्ट था। किसने दी थी, मिलिकन ने। मिलिकन ने, इसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसने आवेश के क्वांटीकरण की क्या की थी, व्याख्या। कई बार ये पूछ लेते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या किस साइंटिस्ट ने की, तो किसने की थी, मिलिकन ने की थी। और किसके द्वारा की थी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी। फिर नेक्स्ट अपन ने देख लिया कि असमान आवेश जो होते हैं उनमें आकर्षण होता है और समान आवेश होता है उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद अपन ने देख लिया कि आवेश का किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है उसका मान वेग पे निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है, वेग पे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो जो पार्टिकल है वो क्या करना चाहिए, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर उसकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने देख लिया कि चार्ज है वो मास के बिना क्या नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और लेकिन आप जो द्रव्यमान है वो चार्ज के बिना क्या कर सकता है, एग्जिस्ट ही कर सकता है। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे उसका कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा। ये बात हमेशा क्या होती है, सत्य होती है। लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं होती कि जहां पे द्रव्यमान हो वहां पे हमेशा क्या होगा, आवेश होगा। यानी कि जहां पे द्रव्यमान हो वहां पे हमेशा आवेश हो, यह बात सत्य नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो यह बात यहां से क्लियर हो गई। तो ये कुल मिला के अपन ने आवेश के मुख्य जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित अपन किस प्रकार से करते हैं। कि जैसे स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा कि कोई भी वस्तु होती है वो उदासीन होती है, उदासीन होती है। अगर उस उदासीन वस्तु पे अपन चार्ज को उत्पन्न कर दें, क्या कर दें, उस वस्तु को चार्ज उत्पन्न कर दें, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं चार्जिंग या आवेशन। क्या कहते हैं, चार्जिंग या आवेशन कहते हैं। अब इस किसी भी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो किसी भी वस्तु को चार्जिंग करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके अपने इस सिलेबस में है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी वस्तु को आवेशन की विधियां कितनी, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग। अब कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, चालन द्वारा आवेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन। अब अपन इन तीनों को एक एक करके अपन पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु लेंगे और एक क्या लेंगे, उदासीन वस्तु लेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में टच करवाएंगे। और टच कराने के बाद अगर इनमें क्या हो जाए, आवेश या जो उदासीन वस्तु है वो क्या हो जाए, आवेशित हो जाए, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको अपन कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कि जैसे मान लो अपन यहां से ले रहे हैं कि ये जो वस्तु है, अब देखो यहां पे कंडीशन ले रहे हैं, क्या कंडीशन ले रहे हैं कि ये जो अपन ने वस्तुएं ली हैं वो समान आकार और आकृति की हैं। उसके बाद में चालक है, ये क्या होनी चाहिए, इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। कि अपन ये वाला जो ले रहे हैं, ये वाला जो ले रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, चालक। ऐसा नहीं कि एक चालक है और एक ऐसा है कुचालक पदार्थ हो। तो इस कंडीशन में चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि दोनों चालक होनी चाहिए, उसके बाद में समान आकार की होनी चाहिए,
यहां पे मैं लिख दे रहा हूं समान आकार की, यानी कि इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस भी क्या हो गई, r हो गई। ठीक है, अब यहां पे अपन कंसीडर कर रहे हैं कि ये a ले लिया, ये अपने क्या ले लिया, b ले लिया, तो ये जो है वो है उदासीन, ये क्या है, उदासीन, और ये है आवेशित, ये क्या है, आवेशित। कैसा आवेशित, इसके ऊपर प्लस q आवेश मान दिया, इसके ऊपर कितना आवेश है, प्लस का q आवेश, कितना है, प्लस का q आवेश। अब अपन ने क्या किया, ये हो गई अपनी स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, ये हो गई स्टेप सेकंड, और ये है स्टेप थर्ड। तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में अपन करेंगे कि एक जो अपने पास वस्तु है वो आवेशित है, यानी कि उसके ऊपर अपन ने मान लिया कि कितना है, प्लस का क्यू चार्ज है। दूसरी जो वस्तु है वो क्या है, उदासीन है, क्या है, उदासीन। अब अपन स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के टच में लेके, क्या करेंगे, टच, यानी कि चालन द्वारा आवेशन का मतलब ये हुआ कि किसी को टच करके अपने जो गुण है वो उसमें ट्रांसफर अगर हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं। तो जैसे ही अपन टच करेंगे तो ये जो पूरा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, वो पूरे इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्थानांतरित या वितरित हो जाएगा। तो यहां पर भी प्लस, 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 यानी कि दोनों के दोनों जो हैं उन्होंने चार्जों का क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। और तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों के ऊपर आवेश का मान क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। और जैसे ही अपन इन दोनों को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इन दोनों पर आवेश का मान क्या होता है, समान, यानी कि इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, प्लस का Q/2, इसके ऊपर भी कितना होगा, प्लस का Q/2, कितना हो गया, प्लस का Q/2। लेकिन ये समान मात्रा में कब वितरित होंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनका आकार क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, जो अपन धातु ले रहे हैं उसका मटेरियल भी सेम होना चाहिए, उसकी आकृति भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि उसका अगर सेम वॉल्यूम के, सेम साइज के अगर दो कंडक्टर हैं, एक अपना उदासीन है, एक अपना आवेशित है, तो जब इन दोनों को अपन टच में लेके आते हैं तो क्या होता है, दोनों को जब टच करके दोनों को अलग करेंगे तो उस कंडीशन में दोनों के ऊपर समान मात्रा में आवेश क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। यानी कि आवेश क्या हो गया, समान हो गया, समान आवेश हो, क्या होगा, समान आवेश होगा। तो ये अपना क्या हो गया भाई, चार्जिंग बाई कंडक्शन हो गया। अब अपन देखते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में ये अपन ने देख लिया, ये स्टेप फर्स्ट हो गई, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, ये हो गई स्टेप थर्ड, और ये है स्टेप फोर्थ। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, किसी वस्तु को बिना टच करे, किसी वस्तु को बिना टच करे उसमें किसको पैदा कर देना, उसमें आवेश पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, आवेशन द्वारा, या सॉरी उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। यानी कि कई बार अपन करते हैं ना कि आंखों ही आंखों में अपन इशारे करते हैं, और आंखों ही आंखों में इशारे करके अपनी जो बातें वो सामने वाले को समझा देते हैं, या अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सामने वाले में पैदा कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से बिना वस्तु को टच किए अपन क्या कर दें, अगर उसमें चार्ज को पैदा कर दें, तो ये जो विधि कहलाती है उसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इसको अपन देखते हैं कि जैसे मान लिया कि ये जो है वो उदासीन है, ये क्या है, उदासीन है, और ये वाला जो है ये वस्तु है अपनी चार्ज है, कैसी है, धनावेशित है, कैसी है, धनावेशित है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि कोई भी वस्तु उदासीन होती, क्या होती है, कोई भी वस्तु जब उदासीन होती है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, और जितनी मात्रा में प्रोटॉन होते हैं उतनी मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तब इसका मतलब क्या हो गया कि वो उदासीन है। ठीक है, तो अब इसका मतलब इसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, यानी कि प्रोटॉन के साथ कौन बाउंडेड हैं, इसके न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि जैसे ही अपन पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आएंगे, क्या इसके पास लेके आएंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि अपन ने इससे पहले प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस प्रकार के आवेश को आकर्षित करेंगे, नेगेटिव चार्ज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अपन धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लेके आते हैं तो इसके सारे जो ऋणात्मक आवेश होते हैं वो इसकी तरफ दौड़ दौड़ के आते हैं, इसकी तरफ दौड़ दौड़ के आएंगे।
तो जैसे ही इसकी तरफ दौड़ दौड़ के आएंगे तो इस पूरे के ऊपर एक तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक तरफ क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तरफ क्या, नेगेटिव, एक तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसका पोलराइजेशन हो गया कि जैसे अपन आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु की तरफ लेके आए या उसके पास लेके आए, तो ये जो वस्तु के ऊपर आवेश होता है उसका अपोजिट, यानी कि उसकी अपोजिट नेचर का जो आवेश होता है वो इसकी साइड आ जाता है। कि जैसे मान लो इसके ऊपर नेगेटिव लेते तो इस साइड कौन सा आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, इस साइड कौन सा चला जाता, नेगेटिव चला जाता है। ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पॉजिटिव ले या कैसा ले, नेगेटिव। कि कई के दिमाग में आ जाए कि भाई यहाँ पे तो सर आपने पॉजिटिव लिया है, अगर अपन नेगेटिव ले तो एक ही बात है, यानी कि इस साइड कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में अपने को क्या करना है कि ये जो इस साइड कौन सा आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, इस साइड कौन सा आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको क्या करना अपने को, ग्राउंडेड करना है। इसको क्या करना अपने को, ग्राउंडेड, यानी कि इसको भू संपर्कित अपने को करना, ग्राउंडेड करना, इसको क्या करना अपने को, ग्राउंडेड करना। अब जैसे ही अपन इसको ग्राउंडेड करेंगे तो अपने को पता है कि पृथ्वी जो है उसकी आवेश संग्रहण की क्षमता कितनी होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। तो क्या होगा कि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं या पॉजिटिव चार्ज वो कहां पे चला जाएगा, वो ग्राउंडेड हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अपन इस अर्थ इसको क्या कर लेंगे, हटा देंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहां पे चला गया, ग्राउंडेड। अब लास्ट स्टेप में जैसे ही अपन इसको हटाएंगे, यहां से इसको हटा देंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि यहां से अपन ने इसको हटाया और यहां से इस रोड को क्या कर लेंगे, हटाएंगे। तो जैसे इस रोड को हटाएंगे तो ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज होता है वो इस पूरी वस्तु पे क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस पूरी वस्तु पे क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो देखो इसमें अपन ने क्या देखा कि उदासीन वस्तु के पास क्या लेके आए, आवेशित वस्तु लेके आए। जैसे ही आवेशित वस्तु लेके आए तो इसका जो अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो इसके पास आ गया। ठीक है, फिर अपन ने इसको क्या किया, ग्राउंडेड किया, और जैसे ही भू संपर्कित करके अपन इस रोड को पास से हटाया तो पूरा का पूरा जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, इस पे वितरित हो जाता है। अब देखो ये जो होता है उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज इसको अपन क्या नाम देंगे, इंड्यूसिंग चार्ज देंगे, इंड्यूसिंग चार्ज हो गया। और ये है आपका, ठीक है ना, इंड्यूसिंग चार्ज है। अब ये जो आपका इंड्यूसिंग चार्ज है या इस आवेश का जो मान होता है वो हमेशा अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो मान होगा इसको अपन कंसीडर कर लें कि इसको मान लिया अपन ने Q मान लिया, और इसको क्या मान लिया, Q डैश मान लिया, इसको क्या मान लिया, Q डैश मान लिया। तो देखो अपन ने एक बात यहां से देखी कि प्रेरण की जो कंडीशन होती है या इंडक्शन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में अपन ने न तो बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए हैं और न ही बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, अपन ने लिए हैं। यानी कि न इलेक्ट्रॉन दिए हैं न इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है ना। जब अपन ने न लिए हैं न दिए हैं तो क्या इसके द्रव्यमान में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। क्या इसके आवेश में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई जो भी आवेश आया है वो इस वस्तु के खुद से अंदर से आया। क्या आया, खुद के अंदर से अपन ने क्या किया, इसको प्रेरित किया है। तो इस कंडीशन में ये अपने को ध्यान रखना है कि जो इंडक्शन की या प्रेरण की जो प्रक्रिया होती है उस कंडीशन में इस वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज होता है यानी कि इंड्यूसिंग जो चार्ज होगा, यानी कि इस वस्तु पर प्रेरित जो आवेश होगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेरित आवेश। और प्रेरित आवेश की जो प्रकृति होती है, क्या होती है, प्रकृति होती है, वो वस्तु या धना ये आवेशित वस्तु से हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट नेचर की। इस वस्तु से हमेशा क्या होगी, उल्टी नेचर की होती है, अपोजिट नेचर की होगी, अपोजिट नेचर की होती है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, चार्जिंग बाई इंडक्शन हो गया। ठीक है ना। इसमें 4 स्टेप अपन ने देख ली कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उदासीन वस्तु के पास अपन ने कोई भी चार्ज जो बॉडी है वो लेके जाएंगे, उसके बाद में अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा, उसके बाद में उसको ग्राउंडेड कर देंगे, और एक कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, रोड को हटा लेंगे और उस ग्राउंडेड वाले कनेक्शन को भी कट कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है वो उस वस्तु पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ से देखो अपन ने नए वस्तु को टच किया, बिना टच किए अपन ने उस वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक है। फिर तीसरा और लास्ट क्या बचता है, तीसरा और लास्ट बचता है कि घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा तो ये तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि सबसे पहले मान लो कि कोई भी 2 वस्तुएं, ठीक है, इन दोनों वस्तुओं को अपन को क्या करना है, रब करना है। क्या करना है, या रगड़ना है, घर्षण करवाना है। क्या करना है,
घर्षण करना है। तो जैसे ही इनको रब करेंगे, घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने के बाद में एक वस्तु के ऊपर धनावेश आ जाएगा, दूसरी के ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। कि जैसे मान लो कि अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिल्ली की खाल और छड़ का ले लें। एक बिल्ली की खाल और एक प्लास्टिक की छड़ ले लें, प्लास्टिक छड़। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बिल्ली की जो खाल होती है या कैट स्किन होती है वो भी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, और जो प्लास्टिक की छड़ होती है वो भी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। जब अपन क्या करेंगे, बिल्ली की खाल से इस छड़ को अपन रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो जैसे ही रब करेंगे तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित। जिससे निकलेंगे वो तो क्या हो जाएगी, धनावेशित, और जिसमें जाएंगी वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो यहां पे अपन देखेंगे कि बिल्ली की जो खाल होती है, कैट स्किन जो होती है, वो तो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और जो प्लास्टिक की जो छड़ होती है, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक छड़ जो होती है वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये अपन ने क्या देख लिया, किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से अपन चार्ज कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो यहां पे अपना क्या हो गया कि अपन ने, अब देखो लास्ट क्लास में तो अपन ने चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, इस क्लास में अपन ने क्या कर लिया, चार्ज के गुण धर्मों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब देखो इससे चार्ज का जो क्वांटीकरण का है जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उससे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, Q बराबर प्लस माइनस एन से। तो किस प्रकार से क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला ही क्वेश्चन जैसे अपन ले लें कि जैसे आवेश के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले, आवेश का मात्रक का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होगा, ठीक है। और अपने को ऑप्शन दे दे, फेराड, ऑप्शन बी स्टेट कूलाम, ऑप्शन सी क्या दे दे, कूलाम, और ऑप्शन डी क्या दे दे, फैराडे दे दे, क्या दे दे, फैराडे दे दे। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखो अपन कंफ्यूज क्या होंगे, सबसे क्या पूछा है, बड़ा मात्रक पूछा, क्या पूछा है, सबसे बड़ा मात्रक। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे कंफ्यूज होता है। पहले ही ऑप्शन में अपने को मिल गया फैराड, क्या मिल गया, फैराड। क्या फैराड आवेश का मात्रक होता है, नहीं होता। तो ये किसका मात्रक होता है, ये होता है धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, धारिता का। तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना। फैराड और फैराडे में अपने को अंतर समझना। फैराड मतलब किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक। उसके बाद में सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, फैराडे हो गया। और एक फैराडे किसके बराबर होता है भाई, 96,500 कूलम की। ये चीज हमेशा अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो क्या होता है, फैराडे होता है। फैराड नहीं होता। फैराड किसका होता है, धारिता का, जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें आएगा। उसके बाद में अगर सबसे छोटा पूछे तो क्या होता है, ये होता है सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक क्या है, स्टेट कूलम। कई बार इसको किससे डिनोट कर लेते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और कई बार क्या नाम आता है इसका, फ्रैंकलिन नाम आता है। क्या आता है इसका, फ्रैंकलिन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट वगैरह में, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछ लिया तो वहां पे अपने को स्टेट कूलम ने देके क्या पूछ लिया, फ्रैंकलिन पूछ लिया। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर फ्रैंकलिन पूछे तो भी सबसे छोटा मात्रक है, और इलेक्ट्रोस्टैट ESU दे तो भी सबसे छोटा मात्रक है, और स्टेट कूलम दे तब भी वो क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। उसके बाद में कूलम, कूलम क्या, इसका SI मात्रक है। इसका क्या है, SI मात्रक, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपने को पूछे तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी। फिर नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन वो वाला देख ले कि अपने को क्वेश्चन दे दे कि किसी भी वस्तु के ऊपर कुल आवेश वो 1 कूलम है, यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश 1 कूलम है, तो
वस्तु में आवेशों की संख्या होगी, तो वस्तु में आवेशों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहां से आया है? ये वाला क्वेश्चन पूछा है आवेश के क्वांटीकरण से। तो आवेश के क्वांटीकरण से अपने कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा देते हैं। तो अपने को देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन वैल्यू लिखते हैं। तो गिवन वैल्यू क्या दिया अपने को? एक तो कुल आवेश दिया, एक क्या दिया? कुल आवेश। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखें। गिवन वैल्यू यानी कि क्या क्या दिया? तो कुल आवेश, कुल आवेश अपने को दिया। कुल आवेश को किससे लिख दें? कैपिटल क्यू से। कितना? 1 कूलम दिया गया। उसके बाद में अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ चार्ज अपने को क्या करने हैं? फाइंड आउट करने। क्या करने हैं? नंबर ऑफ चार्ज अपने को क्या करने हैं? फाइंड आउट करने। तो जब नंबर ऑफ चार्ज अपने को फाइंड आउट करने हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस n। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ये फॉर्मूला अपने को क्या रखना है? याद रखना है। इस फॉर्मूले से अपन दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक तो किसी भी वस्तु पे कुल नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। एक अपन क्या निकाल सकते हैं? उस वस्तु पे नेट चार्ज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? नेट चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहां से अपने को निकालना क्या है? यहां से अपने को निकालना है n की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी है? n की वैल्यू। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू यहां पे लिख रहे हैं अपन। Q की वैल्यू कितनी है भाई? n बराबर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? गिवन देखो 1 कूलम। उसके बाद में E की वैल्यू अपने को पता कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया। उसके बाद में n बराबर, अब ये माइनस का तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो यहां से ये वाला पॉइंट हटेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, एक जीरो यहां से ले लें। तो n बराबर अपन क्या ये लिख सकते हैं 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻80। क्या लिख सकते हैं? अब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 16 छिक्की। तो यहां से अपने पास n की वैल्यू कितनी आ रही है? 6.25 इंटू 10⁻। ये अपना क्या आ गया? आंसर। कि इतने नंबर ऑफ चार्ज इस वस्तु पे क्या है? उपस्थित है। अब देखो यहां से एक बहुत ही जो कंफ्यूजिंग करने वाली जो चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो कंफ्यूजन क्या कर सकते हैं? यहां पे आपके देखो एक ये डाउट हो रहा है कि सर यहां पे तो देखो आपने कहा था कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो यहां पे दशमलव में आ रहा है। तो देखो यहां पे दशमलव में आ रहा है तो यहां से देखो ये प्लस के हैं भाई, 10 की पावर किस में? प्लस में। तो अगर कितना भी आए इसको अगर यहां पे लेके आएंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से क्या है कि अपने एक दिमाग में ये चीज बन जाती है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश जो होता है या कुल आवेश जो होता है वो क्या नहीं होना चाहिए? वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। तो दशमलव में क्या नहीं होना चाहिए? इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? दशमलव में नहीं होनी चाहिए। दशमलव में नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये चीज अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है कि Q का मान फ्रैक्शन में जा सकता है लेकिन किसका मान नहीं जा सकता? N का मान है किस में नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मान हमेशा किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आती, ये माइनस में होती और ये पॉइंट में होती, तो क्या इतने चार्ज अपन उस वस्तु को स्थानांतरित कर सकते थे? इतने नंबर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना। ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट कि इसका मान फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन किसका मान नहीं हो सकता? n बराबर हमेशा क्या होना चाहिए? n बराबर 0 1 2 3 और इसे अपन क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे और बहुल आवेशों के मध्य बल का टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके भी कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे और कूलाम के नियम के जो क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।